गुड मॉर्निंग क्लास 9th ए। देखिए, नए मेहमान कहानी हमने आपको बताई थी। तो नए मेहमान कहानी का जो सारांश है वो आप लिखने को या मतलब आपको लिखना है, कैसे आप लिखेंगे। तो देखिएगा, नए मेहमान जो है कहानी उदय शंकर भट्ट के द्वारा, इसके लेखक कौन है? उदय शंकर भट्ट। नए मेहमान कहानी के लेखक हैं उदय शंकर जी भट्ट। उदय शंकर भट्ट के द्वारा यथार्थवादी सशक्त एकांकी है। इसमें बड़े नगरों के आवास की समस्या पर रोचक ढंग से प्रकाश डाला गया है। वो जो बड़े बड़े नगर होते हैं उनमें मतलब जगह बहुत कम होती है, और यदि उनमें घर में कोई मेहमान वगैरह आ जाता है, तो उनके लिए रहने की समस्या खड़ी हो जाती है। मतलब इसके ऊपर सामाजिक जो समस्या है उसके ऊपर उदय शंकर भट्ट जी ने द्वारा प्रकाश डाला है। कहते हैं, एकांकी का मुख्य पात्र है विश्वनाथ। एकांकी का मुख्य पात्र है विश्वनाथ। वह एक बड़े नगर की घनी बस्ती में रहता है। उसका मकान जो है बहुत ही छोटा है, और उसी से वह अपने पत्नी और बच्चों के साथ में अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहा है। गर्मी के दिन है और उसका छोटा सा बच्चा जो है वो बहुत बीमार है, और पत्नी का भी गर्मी के कारण जो है बहुत ही बुरा हाल है। क्योंकि मकान छोटा है तो मकान की छत भी छोटी है। उस पर चारपाई बिछाने का कोई भी स्थान नहीं है, और पड़ोसन जो बगल में रहती हैं वो बहुत ही कठोर स्वभाव की हैं। वो अपनी खाली छत का भी प्रयोग नहीं करने देती हैं। इस प्रकार से विश्वनाथ है वो बहुत ही दुखी है। वे लोग सोने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि बाहर से कोई आकर के उनका दरवाज़ा खटखटाता है। विश्वनाथ दरवाज़ा खोलता है। दो अपरिचित व्यक्ति जो होते हैं बाबूलाल और नन्हेमल बिस्तर और संदूक के साथ में प्रवेश करते हैं। पहले लोगों की आदत थी कि जब यहाँ आते थे अपना बिस्तर साथ ही लेके जाया करते थे, तो बिस्तर और वो अपने संदूक का प्रयोग करते हैं, और बेशर्मी से घर में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब एकदम से दरवाज़ा खुलता है और वो अंदर आ जाते हैं। विश्वनाथ से बर्फ़ के ठंडे पानी की मांग करते हैं। जब गर्मी होती है, गर्मी से जब वो अंदर आते हैं तो कहते हैं कि हमें ठंडा पानी चाहिए। और विश्वनाथ उनका पता पूछता है। वे दोनों जो होते हैं बातों बातों में टाल देते हैं, क्योंकि विश्वनाथ उनको पहचान नहीं पाता कि हमारे कौन से रिश्तेदार है ना, हमारे ये कौन से रिश्तेदार हैं, तो उनको पहचान भी नहीं पाता है। तो संकोच के कारण विश्वनाथ जो है कुछ कह नहीं पाता। उसकी पत्नी जो है खाना बनाने के लिए पत्नी को कहता है कि खाना बनाओ, लेकिन उसकी पत्नी जो है खाना बनाने के लिए तैयार नहीं होती है, और अपने पति से इस बात की जिद करती है कि आप उससे पूछ करके आइए कि आप कौन हैं और किसके घर में आए हैं, आपका मतलब उनका पूरा पता। लेकिन वो बार बार कहती है और वो संकोचवश नहीं पूछता है। तो अंत में जो पत्नी होती है वो क्या करती है, वो जाकर के उनसे उनका पता पूछती है। तो वो बताते हैं कि वो पति परिचय पूछता है, तो वो पड़ोस के कविराज सम्मेलन के घर जाना था। कहते हैं वो जब पूछती है तो वो बताते हैं कि हमको पड़ोस कविराज सम्मेलन रामलाल के घर जाना था, और भूल से कवि वो विश्वनाथ के घर आ गए। मतलब कवि रामलाल के यहाँ जाना था और कवि विश्वनाथ के घर में वो भूल से आ गए हैं। इस पर विश्वनाथ के बच्चे उनके सही स्थान पर पहुँचा करके उनको सही स्थान पर पहुँचाते हैं। मतलब उनको सही स्थान पर पहुँचा, जैसे ही पति और जो होता है पत्नी, इन दोनों से मुक्त होते हैं, मतलब इन दोनों को पहुंचा करके घर आते हैं, तो वैसे ही क्या होता है, फिर से दरवाज़ा खटखटाता है। फिर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो देखते हैं कि वो उसका भाई आ गया है। किसका भाई? उसकी पत्नी का जो भाई आ गया है। तो भाई आ गया है तो रेवती जो होती है, मतलब उसकी पत्नी का नाम है विश्वनाथ है, उसकी पत्नी का नाम है रेवती। तो रेवती का भाई आ जाता है। अपने भाई के आगमन पर रेवती जो होती है अत्यधिक प्रसन्न है, और इस बात का उसे बहुत दुख है कि वो मेरा भाई जो है हमारा मकान जो है का बहुत समय तक तो ढूंढ रहा है, क्योंकि भाई ने कहा कि तुम्हारा मकान नहीं मिल रहा था, बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। तो उसको इस बात का, रेवती को मतलब इस बात का दुख भी होता है, और बहुत देर बाद वह सही स्थान पर पहुंचा है। तो भाई के बार बार मना करने पर भी जो उसकी बहन है रेवती उसके लिए खाना बनाती है, और बच्चों को बर्फ़ और मिठाई लाने के लिए
रात में उस भेज देती है, मतलब मिठाई लाने के लिए भी भेज देती है, बच्चों को मिठाई लाने के लिए भेज देती है और खाना भी बनाती है और बर्फ़ भी मंगवाती है, बर्फ़ भी मंगवा लेती है। तो कहते हैं विश्वनाथ जो होता है मुस्कुरा कर के व्यंग से कहता है, मैं कभी मतलब विश्वनाथ जो होता है मुस्कुराता है और अपनी पत्नी से व्यंग से कहता है, कहो अब, मतलब वो लोग आए थे तो तुम खाना बनाने को तैयार नहीं हो रही थी, अब भाई आ गया है तो भाई के आने पर तुम खाना बनाने को खाना बनाने को तैयार हो गई हो। तो वो व्यंग से कहता है, कहो अब। इस पर रेवती कहती है, अब क्या मैं खाना बनाऊंगी, भैया भूखे नहीं सो सकते। यहाँ पर यहीं पर ही वो जो एकांकी जो होता है, नए मेहमान एकांकी का अंत हो जाता है। तो कहते हैं जो नया मेहमान कौन आया, नए मेहमान कौन आया, रेवती का भाई। तो कहते हैं कि जब वो आता है तो ये खाना बनाने को तैयार नहीं होती है। जब वो आता है, कौन, जो गेस्ट आए हुए थे उनके दूसरे, मतलब वो रामलाल के घर आए हुए थे और विश्वनाथ के घर में पहुंच जाते हैं, तब वो कहता है खाना बनाओ, तो ये खाना नहीं बनाती है। लेकिन जब भाई आ जाता है तो वो कहती है कि भैया भूखे नहीं सो सकते हैं, मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी। और बच्चों को क्या मंगवाती है, बच्चों से बर्फ़ भी मंगवा लेती है और भाई के लिए वो मिठाई भी मंगवा लेती है। तो इस प्रकार से मत मंगवाती है और उसके बाद में कहती है ना, भैया भूखे नहीं सो सकते। यहीं पर जो एकांकी का समापन हो जाता है। तो इसमें जो है कि एकांकी नए मेहमान एकांकी की जो कथा वस्तु है जो है, मतलब इसको के सारांश। अब जैसे इसमें लिखा जाता है, कथा नए मेहमान एकांकी की विशेषताएं बताइए या कथा वस्तु की उनकी समीक्षा कीजिए। तो कथा कहते हैं वस्तु का आरंभ जो होता है, कथा वस्तु का आरंभ कैसे होता है, देखिए हम बताएं। देखिए कथा वस्तु का आरंभ कहते हैं कि कथा नए मेहमान की कथा वस्तु जो होती है, नए मेहमान की जो कथा वस्तु है वो बिल्कुल यथार्थ पर आधारित है। यथार्थ मतलब वास्तविकता पर आधारित है। इसका आरंभ जो होता है, गर्मी की एक रात को भारत के किसी महानगर के आवास की समस्या से जूझने और कि मतलब विश्वनाथ के घर से होता है। रहने के लिए जो आवास की जो समस्या है उससे होता है, ठीक है। तो उसका आरंभ जो होता है किसी महानगर से होता है। गृह स्वामी विश्वनाथ किसी महानगर में अपनी पत्नी रेवती और बच्चों के साथ एक छोटे से मकान में रहता है। उसका एक पुत्र है जो वो बीमार है और गर्मी के कारण उसकी पत्नी जो है बहुत से दर्द से परेशान है। खुली हवा में सोने की उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। उसकी पड़ोसन भी बहुत कहते हैं दुष्ट स्वभाव की है ना। तो खाली छत पर पड़ी रहने पर भी वह उन्हें छत पर सोने नहीं देती। विश्वनाथ के घर में मेहमान का आना उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि छोटी छोटी बातों पर वह उससे झगड़ा करती रहती है। तो पहले होता है कथा वस्तु का आरंभ कैसे होता है। कथा वस्तु का आरंभ जैसे आता है नए मेहमान एकांकी का सारांश हो गया, तो सारांश में तो कथा लिख दी जाती है ना। सारांश में मतलब पूरी कथा लिखते हैं और कहते हैं, और यदि पूछा जाता है नए मेहमान एकांकी की विशेषताएं बताइए या नए मेहमान एकांकी की समीक्षा कीजिए, तो उसमें सबसे पहले आता है कथा वस्तु का आरंभ कहाँ से होता है। कथा वस्तु का आरंभ हो गया और उसके बाद में आता है उसका विकास, मतलब उसका बढ़ता कैसे है। तो कथा वस्तु का विकास जो होता है नए मेहमानों के आगमन से होता है। जब विश्वनाथ और उसकी पत्नी जो होते हैं सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, उसी समय रात्रि के 8 बजे एक अपरिचित व्यक्ति जो होता है बाबूलाल और नन्हे मल उनके घर में आ जाते हैं। वो दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलने के साथ ही वो दोनों आकर के मतलब बेझिझक होकर के बेशर्मी से कहते हैं वो आकर उनके सोफे पर बैठ जाते हैं, ठीक है। और विश्वनाथ के द्वारा परिचय पूछे जाने पर वे उसको टाल देते हैं और गर्मी के कारण भी परेशान है। वही बात हो गई कि कहकर कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। और वो कहते हैं कि हमें मतलब ठंडा पानी पिला दो, तो ठंडा पानी पिला दो और कितनी रात में अपरिचित व्यक्ति के मतलब हमें ठंडा पानी पिलाओ। जो विश्वनाथ होता है वो रेवती से कहता है कि जा कर के तुम खाना बनाओ, तो वो खाना बनाने को रात को गर्मी के कारण परेशान हो जाती है और कहती है कि इनका पता पूछो आखिर ये कौन है। तो वो पता पूछने में असमर्थता प्रकट करता है। तो ये उसे मेहमानों से साफ
बात पूछ लेता है। तब उसका भेद खुलता है कि तब उन्हें मतलब पास के कविराज रामलाल के घर में उन्हें जाना था और वे भूल करके कवि विश्वनाथ के यहाँ पर आ गए हैं। और कहते हैं चरम सीमा पर कब पहुँचता है व्यक्ति। देखिए, नए मेहमानों के चले जाने के बाद जो नए मेहमान आए हैं, कौन से नए मेहमान, जो 2 आए थे, बाबूलाल और नन्हेमल, है ना, ये जो 2 मेहमान हैं, ये दोनों नए मेहमानों के चले जाने के बाद में रेवती के भाई का एकांकी चरम सीमा पर, रेवती का जब भाई आता है तो एकांकी जो होता है चरम सीमा पर पहुंच जाता है और यहीं पर सबसे अधिक कौतूहल उत्पन्न होता है। लगता है कि दोनों नए मेहमान फिर लौट आए हैं या फिर कोई दूसरी मुसीबत आकर के पैदा हो गई। पर ऐसा मतलब जब दरवाज़ा खड़खड़ाते हैं, जब उसका भाई आता है दरवाज़ा खड़खड़ाते हैं, तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो लोग फिर से वापस आ गए, मान लो ऐसी कोई नई समस्या और पैदा हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ऐसा नहीं होता है। इस बार रेवती का जो अपना भाई जो होता है आया हुआ होता है, उसे देख करके रेवती का मन प्रसन्न हो जाता है। रेवती पंखा भी उसको झुलाती है और कहती है कि भैया खाना खाएंगे, भैया भूखा खाना खा के सो नहीं सकते। मतलब ये होता है कहानी का अंत। मतलब एक तो हो गई कथा वस्तु का आरंभ, दूसरा हो गया कथा वस्तु का विकास कैसे हुआ, और तीसरी हो गई चरम सीमा, और लास्ट में इसका आता है अंत कैसे होता है। रेवती के भाई को भूख नहीं है, पर वो मतलब इतनी गर्मी के कारण वो उन्हें खाना बनाने से भी मना कर देता है। परंतु रेवती कहती है कि मैं तो खाना बनाऊंगी, भैया भूखे नहीं सो सकते हैं। तो इसी बिंदु पर एकांकी का विनोदपूर्ण अंत हो जाता है। विनोदपूर्ण मतलब ये व्यंग्यात्मक समझ लीजिए या हास्यात्मक समझ लीजिए कि मतलब दूसरे आए तो ये खाना बनाने को तैयार, गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन जब भाई आया है तो उसको कोई गर्मी महसूस नहीं होती और ये खाना बनाने के लिए भी तैयार हो जाती है। तो कहते हैं कि विनोदपूर्ण अंत हो जाता है। और इस प्रकार से एक संक्षिप्त सी जो कथा होती है, कथा पाठकों के कौतूहल को निरंतर बनाए रखती है। पाठक को कौतूहल होता है कि भाई आया है तो ये क्या करेगी, है ना। तो मतलब इसमें लास्ट में लिख देते हैं संकलन त्रय। इस एकांकी में संकलन त्रय जो होता है पूर्णतया उसका निर्वाह हुआ है। पूरा एकांकी एक ही कमरे में एक आध घंटे में घटित नाटकीय संवेदना के साथ में समाप्त हो जाता है। और अतः कार्य, स्थान और समय का सुंदर समायोजन भी किया गया है। मतलब नाटक जो है, ये जो एकांकी जो है, एक ही कमरे में आकर के समाप्त हो जाता है ना, एक ही कमरे में आकर के वो समाप्त हो जाता है। तो नए मेहमान जो है कहानी की विशेषताएं या उसकी संक्षिप्त जो समीक्षा है वो आप इस प्रकार से लिखेंगे। पहले जैसे कथा वस्तु का सारांश हो गया, अब इस कथा वस्तु की एकांकी की क्या विशेषताएं हैं। पहले होता है कहानी का आरंभ, दूसरा होता है कहानी जब स्टार्ट होने के बाद में उसका आगे बढ़ी कैसे, तो कहानी का आरंभ हो गया। उसके बाद में होता है उसका विकास होता है, कथा वस्तु का विकास होता है, और उसके बाद चरम सीमा होती है, फिर उसका अंत हो जाता है, और लास्ट में दिखाते हैं संकलन त्रय। संकलन त्रय मतलब क्या होता है कि संकलन त्रय का पूरी तरह से पूरा एकांकी जो है कमरे में ही एक आध घंटे में ही घटित हो गया। इसमें जो मतलब घंटे में हो गया, इसमें नाटकीय संवेदना के साथ, मतलब नाटकीय संवेदनाओं के साथ में ये समाप्त हो जाता है, नाटक समाप्त हो जाता है। अतः कार्य स्थान और समय का यहाँ पर सुंदर समायोजन भी किया गया है। तो ये जो है नए मेहमान एकांकी की कहानी। तो नए मेहमान जो है कहते हैं एकांकी जो है, नए मेहमान एकांकी का प्रमुख पात्र है कौन, विश्वनाथ जी हैं। तो विश्वनाथ जो है, विश्वनाथ का जो चरित्र है उसकी हम विशेषताएं देखिए, उसकी क्या विशेषताएं हैं। पहला तो वो क्या है कि वो सुहृदय नागरिक है, मतलब वो अच्छा नागरिक है कि विश्वनाथ जो होता है, विश्वनाथ महानगर में रहने वाला एक अच्छे हृदय का नागरिक है, सुहृदय नागरिक है। वह मध्यम वर्गीय समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जो मीडियम स्टैंडर्ड के लोग होते हैं उनका वो मतलब प्रतिनिधित्व करता है। पर नौकरी करके अपनी सीमित आय में किसी प्रकार से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है। पढ़ा लिखा, समझदार और सुसंस्कृत व्यक्ति है। वह अपनी पत्नी और बच्चों की सुख दुख का
भी पूरा ध्यान रखता है। क्या लिखेंगे? विश्वनाथ जो है महानगर में रहने वाला एक अंत सुहृदय नागरिक है, मध्यम वर्गीय समाज का वो प्रतिनिधित्व करता है और वह समाज के मतलब छोटी आय में ही वह छोटी सी आय में भी वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है, पढ़ा लिखा है, सुसंस्कृत है, समझदार व्यक्ति है और अपनी और बच्चों के सुख और दुख का वो पूरा ध्यान रखता है। ठीक है। आवास की समस्या से पीड़ित है। तो कहते हैं विश्वनाथ जो है मध्यम वर्गीय समाज की आवास की समस्या से पीड़ित है। उसने किराए पर एक छोटा सा मकान ले रखा है ना, किराए पर छोटा सा एक मकान लिया है और उस किराए के मकान में वो अपने परिवार के साथ में अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। और क्या कर वह 2 वर्ष से हवादार खुले और अच्छे मकान की तलाश में तो है और उसके साथ पड़ोसन का भी दुर्व्यवहार है, लेकिन उसे कोई भी मकान नहीं मिलता। कहते हैं मकान तो मिलता ही नहीं है, आज 2 साल से एक करके ढूंढ रहा हूँ। एक ये पड़ोसी हैं निर्दयी कहीं के, जो खाली छत पड़ी रहने पर भी बच्चों के लिए एक खाट भी बिछाने नहीं देते हैं। तो कहते हैं पहला सुहृदय नागरिक है, आवास की समस्या से वो बहुत पीड़ित है। आवास की समस्या मतलब कोई भी मेहमान आ जाए तो उसके लिए यहाँ पर रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। अब इसके बाद में आता है संकोची। मतलब संकोची क्या है कि वह विनम्र स्वभाव का है। वो देर तक जो उसके जो अपरिचित मेहमान आते हैं उनसे उनका पता भी नहीं पूछ पाता है और उनका यथोचित सम्मान एवं उनका स्वागत करता है। तो कहते हैं अनजान आदमी से गलती हो ही जाती है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, कल से ऐसा नहीं होगा। तो पड़ोसियों का जो मतलब व्यवहार है कलहपूर्ण होने पर भी मतलब यदि उनका व्यवहार कलहपूर्ण भी होता है तो भी वो विनम्रता से उनसे माफ़ी मांग लेता है और कहता है कि अनजान आदमी से गलती तो हो जाती है और उसे क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि कल से ऐसा फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो नंबर 1 होता है सुहृदय नागरिक और दूसरा होता है कि आवास की समस्या से वो बहुत पीड़ित है। अब देखिए अतिथि सत्कार करने वाला कि मतलब जो 2 मेहमान आते हैं, कहते हैं जो दो मेहमान आ जाते हैं तो वो अपनी पत्नी रेवती से कहता है कि जाकर के इनके लिए तुम खाना बनाओ, तुम इनके लिए खाना बनाओ और मतलब खाना बनाओ, लेकिन वह बनाती नहीं है। वह पत्नी जो है उनके लिए भोजन बनाने को कहता है और उनका पता लगाने पर बच्चों के द्वारा उसे उनके स्थान पर छोड़ दिया जाता है। मतलब उनका यथोचित सम्मान करना भी जानता है। ठीक है। तो इसमें जो 4 आते हैं पॉइंट, जैसे सुहृदय नागरिक है, प्रलय आवास की समस्या से पीड़ित है, संकोची और विनम्र भी है। कहते हैं संकोची भी है। विश्वनाथ संकोची स्वभाव का है। वह अपने आए अपरिचित मेहमानों से उनका पता तक नहीं पूछ पाता है और उनका स्वागत करता है। तो कहते हैं कि अनजान व्यक्ति से गलती तो हो ही जाया करती है, उसे क्षमा कर देना चाहिए कि कल से ऐसा फिर नहीं होगा। तो अतिथि सत्कार कैसे करता है कि जब वो 2 मेहमान आ जाते हैं तो उनको बुला लेता है, उनको ठंडा पानी पिलाता है और पत्नी से भी कहता है कि आप ऐसा करिएगा कि आप उनके लिए खाना बनाओ, लेकिन वो खाना नहीं बनाती है और उसके बाद में क्या करते हैं, भोजन बनाने को कहता है और जो पत्नी होती है वो उनका पता पूछने को कहती है कि आप इनका पता पूछिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो नए मेहमान आए, नए मेहमानों का वो क्या करता है, मतलब नए विश्वनाथ जो है सभ्य सुसंस्कृत और पढ़ा लिखा नागरिक है। वह बच्चों को देख करके बच्चों को कहता है कि जाकर के इन्हें जाकर के छोड़ाओ। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि विश्वनाथ सभ्य सुसंस्कृत और एक पढ़ा लिखा नागरिक है। अभावों से ग्रस्त होते हुए भी वह जो नए मेहमान आते हैं, अतिथि सत्कार जो होता है, नए मेहमानों का वो अच्छे तरीके से स्वागत भी करता है। तो कहते हैं नंबर 1 लिखेंगे सुहृदय नागरिक, दूसरा होता है आवास की समस्या से पीड़ित है और तीसरा है अतिथि सत्कार करने वाला है, चौथा है संकोची और विनम्र स्वभाव का व्यक्ति है। ठीक है ना, संकोची है और वो विनम्र स्वभाव का व्यक्ति है। ठीक, तो जैसे ये हो गया विश्वनाथ का चरित्र, 4 पॉइंट आ गए हैं। अच्छा, उसी प्रकार के 4 पॉइंट जो होते हैं वो रेवती के भी है। रेवती के भी चारित्र पूछने में एकांकिका देखिएगा सारांश पूछा जाता है,
एकांकी की कथा वस्तु पूछी जाती है, और विश्वनाथ का चरित्र चित्रण और रेवती का भी चरित्र चित्रण, रेवती का चरित्र चित्रण। ठीक है, रेवती का भी चरित्र चित्रण है। कहते हैं रेवती जो है आवास की समस्या से वो भी पीड़ित है। आवास की रेवती एक सामान्य नारी है और उसका बच्चा जो है बीमार हो गया है। घर बहुत छोटा है और हवादार है, पर भीषण गर्मी पड़ रही है। वे ये सब परिस्थितियों का वो सामना करती है और कहती है जाने कब तक इस जेल खाने में पड़े सड़ना पड़ेगा। जाने कब तक इस जेल खाने में पड़ करके सड़ना पड़े, जेल खाने में पड़े सड़ना पड़ेगा। नंबर होता है आवास की समस्या से पीड़ित है, मतलब मकान छोटा है और उसमें लेकिन है तो हवादार, लेकिन वहाँ गर्मी बहुत है तो वो घर भी ढूंढते हैं लेकिन मिलता नहीं है। तो कहती है कि पता नहीं कब तक इस जेल खाने में हमको आकर के रहना पड़ेगा। अब देखिए हो गया आवास की पतिपरायणा एवं स्नेहशील, जो अपनी वर्तमान समस्याओं से पीड़ित होते हुए भी उसे अपने पति से अत्यंत प्रेम है। वह स्वयं आंगन में बैठ करके गर्मी को मतलब काटने को कहता है। रात हो जाती है तो वो ये कहती है, स्नेह मतलब रात बहुत है तो वो नींद से भी परेशान है। वो चाहती है कि वह अपने पति से कहती है कि आप ऊपर जा करके सो जाइए और मैं नीचे सो जाऊंगी। तो उसका पति कहता है ऐसा क्यों? कहती है कोई बात नहीं है, आपको सवेरे काम पर जाना है और मैं तो घर पर ही रहूँगी, है ना। तो कहती है मैं तो घर पर ही रहूँगी। तो इस प्रकार से कहती है कि वह मतलब उसका पति जो है आराम से सोए। वह अत्यधिक गर्मी में भी कष्ट उठा करके परिस्थिति से वह समझौता कर लेती है और ये उसकी स्नेहशीलता का प्रमुख गुण है। स्नेहशील पहले लिखते हैं आवास की समस्या से पीड़ित है, उसे लिखेंगे क्या मतलब आवास की समस्या से पीड़ित है। दूसरी स्नेहशील है। भाई की कहते हैं भाई में ममता, उसके भाई से ममता भी है कि जब उसका भाई आता है, जब वो नए मेहमान आते हैं तो मना कर देती है, लेकिन जब भाई आता है तो उनके लिए खाना बनाती है और बच्चों से कहती है कि जाओ तुम बाहर जाओ, बर्फ़ और क्या नाम है कुछ मिठाई ले आओ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाई से प्रेम मतलब भाई से अमरता या भाई से के प्रति ममता, भाई यहाँ लिख देंगे भाई के प्रति उसकी ममता है। देखते हैं आवास की समस्या से पीड़ित है। दूसरा क्या नाम है उसका, दूसरा होता है कर्तव्यनिष्ठ, नहीं आवास की समस्या से पीड़ित है और देखेंगे कि पहला है कि आवास की समस्या से पीड़ित है और संकोची स्वभाव का है, अतिथि सत्कार करने वाला है और सुहृदय नागरिक है। देखिए पहले सुहृदय नागरिक है, तो उसके बाद देखेंगे आवास की समस्या से पीड़ित है और देखेंगे संतोषी और विनम्र है और अतिथि सत्कार करने वाला है। अब देखिए भाई में ममता होगी। तुनक मिजाज एवं शंकालु, परिस्थितियों ने रजनी को तुनक मिजाज बना दिया है। अपरिचित मेहमानों के लिए किया जाने पर वो खाना नहीं बनाती और इस प्रकार से प्रकट करते हुए कहती है बड़े दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है, फिर खाना बनाना इसके लिए तो इसके लिए और इस समय मतलब आखिर वे आए कहाँ से हैं। तो वो मतलब कहती है कि तुनक मिजाज भी है और तुनक मिजाजी में वो दूसरों को उल्टा सीधा भी बोल देती है और वो कहती है कि मतलब और शंका प्रकट करती हुई कहती है कि दर्द के बीमारी मेरा सिर फटा जा रहा है, अब कौन खाना बनाए, आखिर समय ये लोग आए कहाँ से और ये जाएंगे कहाँ पे। तो इस प्रकार से ये हो गया ममता हो गई, भाई से ममता हो गई, तुनक मिजाज हो गया और लाजवंती मतलब एक समझदार नारी है।
कहते हैं कि वही समझदार स्त्री है। विश्वविद्यालय नहीं, वह रेवती जो है एक समझदार स्त्री है। विश्वनाथ जो है अपने संकोची स्वभाव के कारण मेहमानों से उनका परिचय पूछने में भी हिचकिचाता है, परंतु रेवती एक समझदार स्त्री के रूप में पति के समझदार स्त्री की भांति विश्वनाथ को बार बार प्रेरित करती है। आखिर में पता चलता है कि वो क्या है। आखिर में पता चलता है कि मेहमान जो हैं भूल से गलत स्थान पर आ गए हैं। मेहमान भूल से गलत स्थान पर आ गए हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अपने पति की विपरीत स्वभाव वाली स्त्री आधुनिक महिलाओं की भांति धनदार और दो मतलब मुख्य एक व्यक्ति। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अपने पति के विपरीत स्वभाव वाली स्त्री जो है रेवती आधुनिक इंसानों की भांति समझदार और सुशील नारी है। तभी इसमें एक सामान्य स्त्री के गुण जो हैं विद्यमान हैं और मुख्यता गुण में मुख्य स्थान पर ये जो गुण हैं इसके मुख्य स्थान पर आ गए हैं। अब उसके बाद में आता है समझदार नारी। उसकी नारी कितनी समझदार है। देखिए नारी जो है, नारी मीन्स रेवती एक समझदार स्त्री है। विश्वनाथ अपने संकोची स्वभाव के कारण अपने मित्रों से उनका परिचय पूछने से हिचकिचाता है और रेवती एक समझदार, और कहा जाता है कि मेहमान घर के समान आ गए हैं। तो कष्ट लिखा है मतलब इस प्रकार से हम देखते हैं कि अपने पति के विपरीत स्वभाव वाली स्त्री आधुनिक पत्तों की हृदय और सहनशील भी है। आँखों से पक्षपात करना एक समय हुआ या नहीं, घर आ गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अपने पति से निर्मल स्वभाव वाली स्त्री आधुनिक स्वजनों की भांति वफादार है और आकर्षक भी है। ये तीनों संक्षिप्त और क्या मज़े हैं। समझदार नारी है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मतलब जो ये रेवती है पति के विपरीत स्वभाव वाली स्त्री आधुनिक महिलाओं की भांति समझदार और सुगृहणी है। प्रसन्न यद्यपि समान धर्मों के समान पुत्र ही लेखपाल हैं, तो धर्म के अभाव में भी वे अंधेरे से ओंकार जो है जो साधुड़ी के लिए है। इस शावक से बस इतना ही। वो शावक को लेके आती है, मतलब एक चिड़िया को लेकर के आती है और उसको वहाँ पर जाकर उसको बिठा देती है। ठीक है, तो इसमें एक कहानी का सारांश भी होगा, सही सारांश भी है और वैसे भी दिखते हैं कि मतलब आरंभ का विकास है। उसका भी पहले आरंभ का विकास हुआ, फिर उसका आरंभ हुआ, फिर उसकी चरम सीमा आई। तो इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इसको लिख लेंगे आप।